अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद होगा वहाँ पे मैंने पैरामैग्नेटिक मेटल के ऊपर चर्चा करी थी। हमने देखा था कि इस तरीके के जो भी मेटल होते हैं उनके अंदर वो बेसिकली ऐसे एटम से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन्स के अनपेयर्ड होने की वजह से वहाँ पे हमने देखा था कि डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। पर नेचुरली ये क्या होते हैं, रैंडमली अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड ये शो नहीं करते हैं। नेचुरली किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड यानी कि नॉर्थ साउथ और एक एच इंटेंसिटी की इनके ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये जो डायपोल्स होते हैं ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो भी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है ये उसको अपनी उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और वहां से जन्म होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का। इस तरीके से क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने देखा था, पैरामैग्नेटिक मेटल्स को बहुत अच्छे से समझा था, और कौन से ऐसे एटम हैं जो कि पैरामैग्नेटिक मेटल्स बनाते हैं वो भी हमने देखा था। यानी कि उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या थी कि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिसकी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट रह सके। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। अब बात आती है, इनके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताया था, और वो बड़ी प्रॉब्लम थी वीक मैग्नेटिज्म की। लास्ट में जब मैंने कंक्लूड करा था वहां पे ये चीज चर्चा करी थी। यानी कि हमने देखा कि जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने जो मैग्नेटिक जो मटेरियल ढूंढा था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो किसी भी वो उसका जो मैग्नेटिज्म जो वो जनरेट कर रहे थे वो काफी ज्यादा वीक था। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, और वो कितना वीक था, 10⁻³ टाइम्स, यानी कि उसका जो ऑर्डर था वो आप देख सकते हो 10⁻³ इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जो इंजीनियर सपना देख रहे थे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो सपना टूट गया। और उनको समझ में आ गया कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि सारे एटम्स को आप एक अलाइन करवाओ, या कह सकता हूं मैं कि अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप करवाओ पैरामैग्नेटिक मेटल से, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आपको एक स्मॉल सी फील्ड जनरेट करने के लिए बहुत, अगर उससे ज्यादा फील्ड लगानी पड़े तो उसका कोई फायदा नहीं था। तो ये चीज क्लियर हो गई थी कि पैरामैग्नेटिक मेटल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। आई होप समझ में आ गया। अब इसके बाद शुरू होता है रिसर्च वर्क। तो यहाँ पे ये रिसर्च की गई कि ऐसा क्यों हुआ, कि रीजन क्या है वीकनेस का, कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल आखिर क्यों इतने वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं या इतने वीक मैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं। तो उसका आंसर दिया बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म में, वो था अब्सेंस ऑफ नेबरिंग इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कि नेबरिंग इंटरेक्शन का अब्सेंस होना, ये एक लाइन, एक स्टेटमेंट दिया गया जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने माना कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं बनाते हैं या वीक मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोबारा से हम लोग माइक्रोस्कोप लेके पैरामैग्नेटिक मटेरियल को देखेंगे नेचुरल कंडीशन में। तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से ये रैंडमली अरेंज है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मैग्नेटिक डायपोल जो होते हैं वो हम देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे मैं इनको ग्रुप बना के देखता हूँ। अगर हम नेबर एटम्स को कंसीडर करें, जैसे कि ये इन तीन को कंसीडर करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के नेबर हैं। ठीक है, अब आप इनको देख सकते हो, इन तीनों के अंदर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन आपको शो नहीं होगा ना। सबसे पहले मैं बता दूं नेबरिंग इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, इसको जरा समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एटम है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो अलाइंग है। ठीक है, दूसरा एटम जो है उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसी सेम डायरेक्शन में अलाइंग है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में देयर इज अ नेबरिंग इंटरेक्शन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे नेबरिंग इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है मुझे। क्लियर हो रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेबरिंग इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? नाउ अब जरा इसके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, ये कौन सा मटेरियल है, ये है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अगर अंदर देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आप देख सकते हो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो ये वाला जो एटम है, ये जो मैग्नेटिक डायपोल है और ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, इनके बीच में किसी भी तरीके का मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो ये वाला जो है ये इधर देख रहा है और इसके अंदर डायरेक्शन ये है। तो देखो कोई एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है। ऐसे ही एक दूसरा रीजन है, इस रीजन को देखो, ये वाला है इसका नेबर, इसका पड़ोसी जो है वो ये है। दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखो एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं है। एक अगर राइट डायरेक्शन में देख रहा है तो दूसरा जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ देख रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से तीसरे नेबर को देखो, इन दोनों के बीच में भी देखो कोई भी किसी भी तरीके का तालमेल नहीं है, किसी भी तरीके का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ये अगर राइट डायरेक्शन में देख रहा है तो ये लेफ्ट विद अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है। देख सकते हो
क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यानी कि इनके बीच में भी किसी भी तरीके का नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि देयर इज एन अब्सेंस ऑफ नेबरिंग इंटरेक्शन। नाउ इससे दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी अगर मैं दिक्कत की बात करूं तो देखो, अगर हम मान के चलते हैं, अगर हमारे पास इन सारे एटम्स के बीच में किसी भी तरीके का, मैग्नेटिक डायपोल्स के बीच में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब इन सारे डायपोल्स को इधर की तरफ, यानी कि इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड की तरफ अलाइन करवाने में सारे एटम्स के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि तुम जो फील्ड अप्लाई करोगे नॉर्थ साउथ की, तो वो जो फील्ड होगी वो इस एक एक एटम को पकड़ के कहेगी कि मेरी फील्ड की तरफ अलाइन करो। तो सारे के सारे एटम्स को अलाइन करवाने के लिए आपको हर एक एटम पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी आपको इस एटम को भी अपनी तरफ दिखवाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, इस एटम को भी मनाना पड़ेगा कि भाई मेरी तरफ देख लो नॉर्थ साउथ, इस एटम को भी, इस डायपोल को भी, इस डायपोल को भी। एटम्स मींस एटम, यहाँ पे जो मैं एटम वर्ड यूज कर रहा हूँ बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहा हूँ, और इसका कोई दूसरी मतलब नहीं। तो हर मैग्नेटिक डायपोल, हर एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल को आपको अलाइन करवाने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से काफी एनर्जी कंज्यूम करेगा और बहुत ही स्मॉल इंटरेक्शन बन पाएगा। तो इसीलिए बहुत ही हाई इंटेंसिटी, यानी कि जो एच अप्लाइड फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही हाई होगी, और उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रीजन समझ में आ गया? रीजन क्या था कि क्योंकि इन एटम्स के, इन मैग्नेटिक डायपोल्स के बीच में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं था, यानी कि कह सकते हैं देयर इज नो नेबरिंग इंटरेक्शन। तो नेबरिंग इंटरेक्शन ना होने की वजह से हर एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल को पकड़ पकड़ के आपको अलाइन करवाना पड़ेगा, और जब आप हर एक इंडिविजुअल को अलाइन करवाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये माना जाता है कि पैरामैग्नेटिक मेटेरियल जो होते हैं वो वीक मैग्नेटिज्म शो करते हैं, जिसकी वजह से उनका मैग्नेटिज्म जो है काफी वीक होता है, 10⁻³ ऑर्डर का। आई होप समझ में आ गया होगा रीजन। तो ये एक रीजन था जिसकी डिस्कवरी करी इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, जब वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना पाए। अब अब शुरू होता है दूसरा रिसर्च वर्क, यानी कि अब इंजीनियर्स के पास जो था, यानी कि जो भी वहाँ इंजीनियर्स थे या कह सकते हैं जो साइंटिस्ट थे, अब उनके पास जो सबसे बड़ा काम था, उन्हें एक ऐसा मटेरियल खोजना था जिसके अंदर नेबरिंग इंटरेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि पैरामैग्नेटिक इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके अंदर नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं था, और क्योंकि नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं था तो हर एक डायपोल जो था वो उसकी अलग सोच थी। और जब आप खुद सोच के देखो, अगर मान लेते हैं अगर कि कहीं पे आप कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड्स हैं, और उन सारे फ्रेंड्स की अलग सोच है, तो आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग अगर उनको चलाना है तो सबको एक एक पकड़ के समझाना पड़ेगा। आपको हर एक से बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम मेरी बात समझो। तुम्हें अगर किसी हॉल में 20 लोग हैं और 20 लोग जो हैं वो अलग सोच रखते हैं, और आपको चाहते हो कि वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग चलें, तो आपको एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के मनाना पड़ेगा जब वहां पे कोई भी फॉलोअर नहीं होगा। तो क्लियर हो गया? अब साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है भाई, ये तो हो गई प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या था? तो इसका सॉल्यूशन ये दिया गया कि आपको एक ऐसा मटेरियल खोजना था जिसके मैग्नेटिक डायपोल जो होते हैं, जिसके जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में एक नेबरिंग इंटरेक्शन हो, एक सिंक्रोनाइजेशन हो, एक कह सकते हैं एक फॉलोअर्स हो। क्लियर हो गया? तो हमें ये खोजना था। तो हमने क्या करा, एक स्पेशल टाइप का इंजीनियर्स ने एक मटेरियल निकाल के लाए, और ये जो मटेरियल था उसकी बात कर लेते हैं। ये जो स्पेशल टाइप का मटेरियल था, उसके अंदर हमने जब माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा मैग्नेटिक डायपोल का अरेंजमेंट देखने को मिला। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमें कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक डायपोल का इंटरेक्शन देखने को मिला इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब इसकी सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात थी कि यहाँ पे हमें नेबरिंग इंटरेक्शन देखने को मिल गया। नेबरिंग इंटरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर रीजन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखो इस पूरे रीजन के जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो देखो सब एक तरफ देख रहे हैं, सब यहाँ पे देख रहे हैं इस तरफ। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इसके जितने भी हैं मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो देखो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस डॉट की तरफ देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके का नेबरिंग इंटरेक्शन देखने को मिला हमें। लेकिन खास बात क्या थी, नेबरिंग इंटरेक्शन कुछ एक एरिया में ही सीमित था। ठीक है, कि देखो अब समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो जैसे इस एरिया के देखो, ये एक एरिया मैं मार्क कर लेता हूँ। इस एरिया के अंदर जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो सब एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको मैं एक एरिया मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक ये देखो दूसरा एरिया मार्क कर देते हैं। इस एरिया के भी सारे जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारे एरिया को मार्क कर देता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक। तो ये जो मटेरियल था, इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंदर नेबरिंग इंटरेक्शन तो था,
पर वो नेबरिंग इंटरेक्शन सर्टेन एरिया में ही सीमित था, यानी कि सारे के सारे डायपोल्स एक तरफ नहीं देख रहे थे, पर कुछ उस एरिया के, यानी कि एक स्मॉल से एरिया के सारे डायपोल जो थे वो एक तरफ देख रहे थे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये जो हमने रीजन मार्क करे, इस एरिया कह लो, इसे इलाका कह लो, कॉलोनी कह लो, या फिर एक स्पेशल टर्म जो साइंटिस्ट ने यूज करा, उस टर्म का नाम था डोमेन्स। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये शब्द आता है डोमेन्स। डोमेन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र या कह सकते हैं इलाका। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इतने एरिया के जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इस एरिया को उन्होंने नाम दे दिया डोमेन्स का। उन्होंने कहा इस डोमेन के, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे डोमेन्स, तो ये डोमेन ए हो गया, ये डोमेन बी हो गया, डोमेन सी हो गया, डोमेन डी हो गया, डोमेन ई, एफ, जी और एच। तो क्या कहा इन्होंने? कहा कि हम इस पूरे मटेरियल को बहुत अलग अलग डोमेन्स में बांट सकते हैं। डोमेन्स का मतलब बिल्कुल जैसे कॉलोनी होती है कि एक कॉलोनी में सारे घर एक जैसे बने हैं, तो वैसे ही एक डोमेन हो गया। डोमेन एक कॉलोनी को ही, डोमेन्स का अगर आप सिनोनिम ढूंढोगे तो कॉलोनी आ गया, रीजन आ गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो डोमेन्स का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा इलाका। तो एक हो गया कॉलोनी हो गई, एक कॉलोनी के जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो सब एक तरफ सिंक्रोनाइज होंगे, बी के एक तरफ होंगे, सी के एक तरफ होंगे, डी के एक तरफ होंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने कहा कि हम पूरे मटेरियल को अलग अलग कॉलोनीज में बांट सकते हैं, अलग अलग डोमेन्स में बांट सकते हैं, और यहां से जन्म होता है डोमेन थ्योरी का। तो आई होप समझ में आ गया को डोमेन थ्योरी पिक्चर में कैसी आई। तो डोमेन थ्योरी जो पिक्चर में आई वो बेसिकली ऐसे मटेरियल खोजे गए, एक ऐसा स्पेशल मटेरियल निकाल के लाए जिसके अंदर हमने देखा कि नेबरिंग इंटरेक्शन था, और वो नेबरिंग इंटरेक्शन पूरे मटेरियल में नहीं था, छोटे छोटे हिस्सों में सीमित था, और उन हिस्सों को या उन रीजन को नाम दिया गया डोमेन्स का, और यहां से टर्म निकल के आता है डोमेन थ्योरी। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ डोमेन थ्योरी की सबसे खास बात, इसकी दो कंडीशंस हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डोमेन, एक पर्टिकुलर डोमेन के जितने भी डायपोल्स होंगे वो कांस्टेंट अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, यानी कि उनका अलाइनमेंट फिक्स रहेगा। कब? एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जब भी आप रूम टेम्परेचर पे इस मेटल को रखेंगे तो एक पर्टिकुलर डोमेन के जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे, एटम गलत वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल यूज करना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल, हम लोग मैग्नेटिक मेटल की बात कर रहे हैं, एटम्स तो सभी में होते हैं। तो इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो सब के सब एक तरफ सिंक्रोनाइज होंगे एट रूम टेम्परेचर, और दूसरा इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके समझते हैं। यानी कि जब तुम इस मटेरियल को लाके रूम टेम्परेचर पे रखोगे और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस पर्टिकुलर डोमेन के सारे मैग्नेटिक डायपोल्स एक तरफ सिंक्रोनाइज होंगे। वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ, तो एक साथ होंगे, ठीक है, नेबरिंग इंटरेक्शन होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि देखो इस इंटरेक्शन को बनाने के लिए हमने कोई फील्ड नहीं लगाई है, हमने ऐसा नहीं करा है कि यहाँ पे नॉर्थ या साउथ रख दिया जिसकी वजह से ये सारे जो नेबरिंग एटम्स हैं, वो नेबरिंग मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, वो एक तरफ अलाएंगे, ये नहीं करा है हमने किसी भी तरीके की फील्ड अप्लाई नहीं करी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आ जाता है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड नहीं करी है, तब भी उस डोमेन के जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो सब के सब एक तरफ देख रहे होंगे। तो ये इसको खास बनाता है डोमेन थ्योरी को। अगर आपको डोमेन थ्योरी को समझने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, यानी कि डोमेन थ्योरी कब फॉलो होगी, तो ऐसे डोमेन पे फॉलो होगी जिसके मैग्नेटिक डायपोल्स कांस्टेंट अलाइनमेंट को मेंटेन करेंगे रूम टेम्परेचर पे, और दूसरा इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि जब फील्ड नहीं लगाई है तब भी अगर वो अपना इंटरेक्शन या कह सकते हो जो डायरेक्शन है या अलाइनमेंट है उसे मेंटेन रख ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये डोमेन थ्योरी आई होप समझ में आ गई होगी। डोमेन थ्योरी आपके लिए अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से तो इतनी ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा डोमेन थ्योरी कहां से आई, डोमेन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर। नाउ आगे चलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, इनका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, यानी कि ऐसे मटेरियल का नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। इसको जरा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर डोमेन की बात करूं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस डोमेन की बात करता हूं, तो देखो इसमें सारी की तरफ इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है यहाँ पे, और यहाँ से एंटर कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर डोमेन है इसकी अपने आप में तो मैग्नेटिक फील्ड है, पर अगर इस मटेरियल की बात करूं तो देखो इस डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड को ये वाली डोमेन कैंसिल कर दे रही है। इसी तरीके से ये वाली जो फील्ड है इसको ये वाली फील्ड कैंसिल कर दे रही है। इसी तरीके से जो ये वाली फील्ड है इसको कोई और फील्ड हमारे पास इस तरीके से रैंडम अरेंज होंगी, वो कैंसिल कर दे रही हैं। तो नेट आउटपुट क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको एक बात ध्यान रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक पर्टिकुलर डोमेन की तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नेट डायपोल मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एज अ होल मटेरियल का, तो उसका नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू होता है जीरो।
बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इस ये जो स्पेशल मटेरियल जो साइंटिस्ट ने खोजा था, अगर मैं बात करता हूँ नेचुरली कंडीशन की, नेचुरल कंडीशंस की, तो ड्यूरिंग नेचुरल कंडीशन ये जो नेट डायपोल मैग्नेटाइजेशन शो करेगा वो कितना, जीरो शो करेगा। यानी कि नेट नेट अगर हम बात करते हैं नेट डायपोल मूवमेंट की तो कितना होगा, जीरो। यानी कि नेचुरली ऐसा जो मटेरियल खोजा गया उसके पर्टिकुलर डोमेन में तो मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखूंगा, टोटल देखूंगा, टोटली अगर मैं देखता हूं कि इस मटेरियल का कितना नेट मैग्नेटाइजेशन है तो उसका आंसर है जीरो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये चीज एकदम यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यानी कि जो स्पेशल मटेरियल हमने खोजा है नेचुरली जीरो मैग्नेटिज्म को शो करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया होगा। तो डोमेन थ्योरी ये कहती है कि एक डोमेन के अंदर तो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो नेट डायपोल मूवमेंट सारे डोमेन्स का अगर नेट डायपोल मूवमेंट निकालोगे तो इन नेचुरल कंडीशन वो जीरो निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है? तो नेचुरल जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा ऐसे मटेरियल का जिनके अंदर डोमेन्स पाए जाते हैं वो जीरो होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज कर देता हूं कि ऐसे मटेरियल थे कौन से जिनके अंदर डोमेन थ्योरी निकाली गई, जिनके अंदर डोमेन्स दिखे हमें। तो ऐसे जो स्पेशल मटेरियल थे इनका नाम था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये वो स्पेशल टाइप के मटेरियल थे जिनके अंदर डोमेन्स पाए जाते हैं। और ये मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे इनकी वर्क करते हैं, कैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने पूरी दुनिया चेंज कर दी, पूरी की पूरी मशीन चेंज कर दी, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को जन्म दिया। इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे आने वाले लेक्चर में, जो कि होगा फेरोमैग्नेटिक मेटल के ऊपर पूरा डिटेल्ड लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। डोमेन थ्योरी देखो समझाना जरूरी था, क्योंकि ये एक कह सकते हैं प्रीरिक्विजिट है। अगर आपको फेरोमैग्नेटिक मेटल समझने हैं तो इसको आना जरूरी है। तो डोमेन थ्योरी यहाँ पे मैंने शॉर्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको मजा आया, सीखने को मिला, तो यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी पसंद आया हो, कोई क्वेश्चन मन में है तो वो भी, डाउट अगर आपके मन में कोई भी है किसी भी तरीके का, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।